वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम एम्स पटना 2020 में जो पेपर आया था उस पेपर के फंडामेंटल के जो जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू। एब्जॉर्प्शन वाली जो ड्रेसिंग हम यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ की जाती है, क्या पर्पज़ है उसका। उसका पर्पज़ है रिमूव करने के लिए ड्रेनेज को बैड सोर्स से। उसका पर्पज़ है एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द वुंड, गैदर मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू कीप द वुंड कूल और एब्जॉर्ब ब्लड फ्रॉम द वेन। तो देखिए भाई, एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग की बात करें जो एब्जॉर्प्शन करती है तो ब्लड तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी वो, ठीक है, वेन से है ना, वेन से नहीं करेगी। दूसरी बात, गैदर मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके और वो वुंड में डालेगी नहीं, ऐसा भी नहीं करेगी। एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द वुंड, वुंड घाव से जो न्यूट्रेंट्स है उनको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो क्या करेगी वो, बेड सोर पे जो जो ड्रेनेज है उस ड्रेनेज को रिमूव करने का काम करेगी। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ए। तो ए इज ए राइट आंसर, रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आंसर इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 0.45% सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, कोलोइड्स है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो भाई आपको इसके लिए थोड़ी सी टेबल देखनी पड़ेगी। इसका जो आंसर है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो सोडियम क्लोराइड बेसिकली एनएस के अंदर होता है, एनएस जो एनएस की बोतल आती है उसके अंदर होता है। और जो स्टैंडर्ड आप एनएस की बोतल जानते हो उसमें 0.45% नहीं होता, उसमें होता है 0.9%। उसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड NaCl आपको देखने को मिलता है एक नॉर्मल एनएस की बोतल के अंदर, जो आपने हॉस्पिटल्स में देखी होगी। अब ये जो कंसंट्रेशन है जी एनएस की, ये जो कंसंट्रेशन है 0.9% वाली, ये है नॉर्मल आइसोटोनिक की, आइसोटोनिक फ्लूइड्स की। आइसोटोनिक फ्लूइड है एक एनएस और ये उसी की कंसंट्रेशन है 0.9%। अगर 0.9 से कम होती है परसेंट इसका तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर इसकी परसेंट ज़्यादा होगी, जैसे 3%, 3% एनएस आता है, तो उसका क्या है, वो फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिलहाल इस डेटा के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो हैं जिनके फ्लूइड की कंसंट्रेशन 250 मिली ओस्मोल पर लीटर से कम होगी, 250 मिली ओस्मोल पर लीटर से जिनकी ओस्मोलैरिटी, या जिसको सिंपल भाषा में बोलो तो कंसंट्रेशन, जिन फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन 250 मिली इक्विवेलेंट मिली ओस्मोल पर लीटर से कम होगी तो आप उसको बोलोगे हाइपोटोनिक फ्लूइड। जिन फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन 250 से 370 के बीच होगी उनको बोलेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड्स, ओस्मोलैरिटी बोल सकते हो आप। जिन फ्लूइड की कंसंट्रेशन 375 से ज़्यादा होगी उनको आप बोलोगे हाइपोटोनिक फ्लूइड। ठीक है, तो फिलहाल जो एनएस है, जो नॉर्मल आप एनएस की बोतल देखते हो उसमें 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, 0.9%। मतलब सर इसका क्या है, इसका मतलब 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड नमक होता है 100 ml की एनएस की बोतल के अंदर। ये मतलब अगर इसमें नमक 0.9 ग्राम है तो ये एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। और अगर इससे कम परसेंट बनेगी, जैसे 0.45, इसका आधा होता है, एक्चुअली लिखा ऐसे जा रहा है, 0.90 होता है 90, और यहाँ पे आके 45 बोलते हैं, डेसिमल के बाद जो भी आप बोलते हैं 45, ये 90 है फिलहाल। अब 90 का हाफ होता है 45, तो ये NS नॉर्मल NS है जो जिसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है, ये उसकी हाफ कंसंट्रेशन है। और अगर हाफ कंसंट्रेशन होता है आप किस में काउंट करोगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स के अंदर। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ये तो 1% भी नहीं है, पूरी 0.9 है, तो अगर ये 3% कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल है आइसोटोनिक्स फ्लूइड्स की जो मिलेंगे। ये फ्लूइड्स आइसोटोनिक इसलिए हैं क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन आपके ब्लड के कंसंट्रेशन जितनी ही होती है, ब्लड जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही देखने को मिलेगा। जो ब्लड की कंसंट्रेशन है नॉर्मली वो भी 270 से 290 मिली कोलेंट पर लीटर, मिली ओस्मोल पर लीटर के आसपास ही मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी।
तो एवरेज वो इसकी रेंज में आएगा सबसे ज़्यादा। तो आइसोटोनिक फ्लूइड्स ही है वो, आइसोटोनिक फ्लूइड ही है नेचर उसका। तो भाई बात चल रही थी हाइपरटोनिक फ्लूइड की, और हाइपरटोनिक फ्लूइड्स की अगर बात करें तो 3% NS तो हमने पढ़ ही लिया। उसके अलावा मैनिटोल जो भी एक डायरेटिक्स है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, 20 ग्राम मैनिटोल कंसंट्रेशन रखता है अपनी। और 10D 50D 25D डेक्सट्रोज जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी सारे हाइपरटोनिक है। सिर्फ 5D सॉल्यूशन जो है वो है आइसोटोनिक नेचर का, जिसकी कंसंट्रेशन इनके बीच में मिलेगी। RL जो आप पढ़ते हो वो भी आइसोटोनिक ही होता है। कभी कभी एग्जामिनर दे देता है कि RL जो सॉल्यूशन है वो कौन सी कंसंट्रेशन है, आइसोटोनिक है, हाइपो है, हाइपर है। तो RL इज ए आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन होती है उसकी 250 टू 375। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म चीलियोसिस। भाई ये छोटी मोटी टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए नर्सिंग में। चीलियोसिस क्या है, तो एक बार पूरा पैटर्न देखते फिर आएंगे इस पे। गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाए उसको बोलते हैं गिंगीवाइटिस। ठीक है, गिंगीवाइटिस पहला जो ऑप्शन है इसका ही आंसर। बैड ब्रीथ, ब्रीथ स्मेल आ रही है ब्रीथ में, उसको बोलते हैं हेलेटोसिस। और इन्फ्लामेशन ऑफ टंग उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। ठीक है, और क्रैकिंग ऑफ लिप्स ये बच गया, इसको बोलते हैं चीलियोसिस। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जाएगा हमारा क्रैकिंग ऑफ लिप्स से चीलियोसिस 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स पटना 2020 का पेपर अब हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें सारे हम फंडामेंटल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। करीबन 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होएगा इस वीडियो में। ये क्वेश्चन 3 जगह रिपीट मिलेगा हमको, अलग अलग डेफिनेशंस में, अलग अलग नाम में। तो आपको एक क्लियर कट इसकी सारी कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। डेथ के बाद जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के आधार पे अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग टर्म यूज़ की है, उन टर्म की ये बात कर रहा है। तो एक बार मैं आपको सारी टर्म्स पढ़ा देता हूँ, उसके अलावा फिर अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो अलग अलग टाइप्स के डेथ, स्टेज ऑफ डेथ हैं बेसिकली। पैलर मोर्टिस, पैलर मतलब कि कलर रिलेटेड, पैलर स्किन, तो पैलर इज कलर रिलेटेड। तो पेलनेस मतलब होता है इसका विच हैपन इन फर्स्ट 15 to 120 मिनट्स आफ्टर द डेथ। पैलर हो जाता, पीलापन पड़ जाता है शरीर के अंदर, पीली हो जाती है बॉडी, थोड़ा सा पीलापन, कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, वो है पैलर मोर्टिस। मोर्टिस वर्ड इज रिलेटेड टू डेथ, जैसे मोर्चरी वो भी डेथ से रिलेटेड, मोर्टिलिटी रेट वो भी डेथ रिलेटेड ही टर्म है। तो यहाँ पे मोर्टिस का मतलब डेथ है, पैलर मतलब पेल कलर। तो पेल कलर नजर आता है स्टार्टिंग में। उसके बाद एल्गार मोर्टिस दूसरी टर्म है, एल्गार मोर्टिस। तो एल्गार मोर्टिस का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है डेथ के बाद, जो शरीर ठंडा पड़ जाता है, उस ट्रम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्गार मोर्टिस। उसके अलावा राइगर मोर्टिस, ये बहुत कॉमन टर्म है भाई। राइगर का मतलब होता है स्टिफनेस, हार्डनेस, मसल्स में हार्डनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसको बोलते हैं राइगर। और मोर्टिस मतलब डेथ। तो हाथ पाँव में हार्डनेस आ जाती है, बॉडी अकड़ जाती है। लेटिन वर्ड राइगर का मतलब स्टिफनेस ही होती है, स्टिफ होता है। ठीक है, और इजिली मैनिपुलेट नहीं हो सकते, रोटेट करोगे मूव करेंगे तो मूव नहीं होते। तो ये टर्म क्या है, हार्डनेस ऑफ द मसल्स। ठीक है, स्टिफनेस इन द मसल, स्टिफनेस इन द बॉडी, वो क्या है, राइगर मोर्टिस। एक होता है लिवोर मोर्टिस। लिवोर मोर्टिस, लिवोर इज इक्वल टू लिक्विडिटी। ब्लड जो है वो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी के अंदर फिक्स हो जाता है, सेटल हो जाता है, उसको बोलते हैं लिवोर मोर्टिस। और पुर्टिफिकेशन, इसका मतलब होता है भाई डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोज होनी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं पुर्टिफिकेशन। तो भाई ये सारी टर्म है, कहीं ना कहीं आपको कैसे ना कैसे देखने को मिलेगी, आपको ये सारी आनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था वो देख लें। डिस्कलरेशन, कलर वाली बात है, तो कलर वाली बात के लिए क्या था, पैलर मोर्टिस। तो भाई पैलर मोर्टिस तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या ऑप्शन बचा, इसके अलावा बचा एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस है रिडक्शन, राइगर मोर्टिस, लिवोर मोर्टिस, स्टिफनेस, राइगर, ये दोनों तो एक ही टर्म है, स्टिफनेस हार्डनेस, और ये लिवोर मोर्टिस लिक्विडिटी। एलआर मोर्टिस बोलेंगे इस टर्म को, डिस्कलरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ द, इसमें ये टर्म मिस है आई थिंक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा पेलार मोर्टिस, पेलार मोर्टिस करेंगे इसको।
तो राइट आंसर है पिलार मोर्टिस, पैलर मोर्टिस, पिलार मोर्टिस की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय द सर्वाइविंग लव वंस। भाई आपके लव वंस की डेथ हो जाए उसके बाद जो फीलिंग है उसको क्या बोलेंगे? तो इसके बाद जो फीलिंग आती है उसको बोलते हैं मॉर्निंग, माउर्निंग बोलते हैं। और वो टाइम होता है जिसमें ये फीलिंग फील कर रहा है पेशेंट या पर्सन, बीवरमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लियंस का मतलब कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आदमी रूल्स गाइडेंस के हिसाब से काम करता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लियंस। ग्रीफ का मतलब दुख होता है, तो इसका आंसर रहेगा मॉर्निंग, जो भी है टर्म। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, बार बार एनिमा से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो एनिमा का ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा के बारे में पूछा गया, इसका दूसरा नाम क्या है? तो एंटी स्पाज्म आ जाती है, तो वो गैसेस जब ज़्यादा बने तो आपको ऐसा लगेगा स्पाज्म आ गया, अकड़न आ गई है। तो गैसेस के लिए जो एनिमा है वो है कार्मिनेटिव एनिमा। गैसेस, जैसे कार वर्ड यूज़ कर रखा है इसमें, तो कार तो गैसेस, कार में सीएनजी गैस डलेगी, गैस जो है गैसीय डिस्टेंशन को कम करने के काम में आएगा। स्पाज्म करता है तो एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा बोलते हैं इसको। तो मेरा राइट आंसर है आंसर नंबर 4, कार्मिनेटिव एनीमा। गैसीय डिस्टेंशन को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट भाई, ये छोटा सा क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनसाइड द स्टमक। स्टमक के अंदर ट्यूब डालने की प्रोसेस को कहते हैं, नोज के अंदर जो डालती है नेजोगैस्ट्रिक, उसके लिए टर्म क्या है? नेजोगैस्ट्रिक, उसको बोलेंगे यूरिगेशन, इंट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन और इरिगेशन। तो इसके लिए टर्म होती है इंट्यूबेशन। इंट्यूबेट करना, ट्यूब को अंदर डालना। एक्सट्यूबेट करना, ट्यूब को बाहर निकालना। इरिगेट का मतलब किसी कैविटी पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना, साफ करना। यूरिगेशन ऐसी कोई टर्म नहीं है। तो वही इरिगेशन जो है क्लीनिंग द कैविटी बाय द फ्लूइड, जैसे ईयर इरिगेशन, आई इरिगेशन होता है। एक वर्ड और एग्जामिनर यहीं से रिलेटेड पूछता है, इंट्यूबेशन से रिलेटेड ही। तो वो क्या है? वो है डी कैनुलेशन। तो डी कैनुलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। और वहाँ पे ऑप्शन में आपको कैनुला भी मिलेगा, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब मिलेगी, एंडोट्रैकियल ट्यूब मिलेगी और एक और एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन मिल सकता है। तो डी कैनुलेशन का मतलब ये मत सोचना कि इसको कैनुला रिमूव कर रहे हैं, नहीं भाई, कैनुला नहीं। उसका क्या आंसर होगा? डी कैनुलेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी कैनुलेशन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। ईयर के लिए देखो, ईयर के लिए यूज करते हैं ओटो वर्ड, ओटोस्कोप। ओटोस्कोप मतलब देखना, तो ओटोस्कोप जो है इसका आंसर होगा। लैरिंगोस्कोप, लैरिंग्स को देखने के लिए यूज करते हैं, सारों के नाम लिखे हुए हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप, आई को देखने के लिए यूज करते हैं। प्रोक्टोस्कोप, रेक्टम और एनल एरिया को देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबकी फोटो दिखा दिए और सबके बता दिए। ये है प्रोक्टोस्कोप, ठीक है, ये है लैरिंगोस्कोप, ये है ओटोस्कोप और ये है ऑप्थेल्मोस्कोप। अलग अलग टाइप के स्कोप हैं, आपको सारे मैंने बता दिए। राइट आंसर जो है इसका वो है ओटोस्कोप। ईयर को देखने के लिए आप ओटोस्कोप यूज करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो लैक, ऑक्सीजन की कमी होना ब्लड के अंदर, उसके लिए क्या टर्म है? तो भाई सारी टर्म इकट्ठी पढ़ा देते हैं आपको। हाइपोक्सिया, एक वर्ड यूज होता है हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपोक्सिया, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सीमिया, मिया मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। दो टर्म और आएगी एक जैसी। एनोक्सिया, एनोक्सिया ए फॉर एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। जैसे हाइपोक्सिया था, टिश्यू में एब्सेंट थी, डिक्रीज थी ऑक्सीजन, वैसे ए फॉर एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। एनोक्सीमिया, जैसे ये टर्म थी हाइपोक्सीमिया, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। और इसी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण ही साइनोसिस देखने को मिलता है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू हाइपोक्सिया। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ए हाइपोक्सीमिया, इसका राइट आंसर होगा हाइपोक्सीमिया। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक तो क्वेश्चन बनेगा इसकी डेफिनेशन से जो आपके सामने है, इसका राइट आंसर है पल्स प्रेशर बोलते हैं भाई इसको। दूसरी बात क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जामिनर देगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू, और आपसे पूछेगा क्या इसका ब्लड प्रेशर होगा। तो जो भी आपके पास वैल्यू दे उनमें आपस में घटा के आंसर निकाल देना।
अगर मैं नॉर्मली एक वैल्यू मान के चलूँ कि 120/80 mmHg आपका प्रेशर है, तो 120 में से 80 घटाओगे तो 40, नॉर्मली भी 40 mmHg आपका पल्स प्रेशर होता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, स्टिफनेस इन द बॉडी। तो स्टिफ वर्ड यूज करते हैं राइगर के लिए, स्टिफ वर्ड यूज करते हैं राइगर के, तो राइगर मोर्टिस इसका राइट आंसर होगा। बाकी और टर्म मैंने आपको समझा दिए, तो राइट आंसर इसका स्टिफनेस इन द बॉडी राइगर मोर्टिस, स्टिफ मोर्टिस नहीं, राइगर मोर्टिस। ये वो सारी टर्म आई गई। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो सेल्सियस में बदलोगे तो कितना आंसर होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ये है, तो 98.6 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन होता कैसे है, फॉर्मूला क्या है, अगर पेपर में फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे करोगे। अभी तो ये वैल्यू 98.6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी है, उसके आधार पे कोई भी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस निकालने के लिए जो भी फ़ारेनहाइट में आपके पास वैल्यू है, जैसे हमारे पास 98.6 है, तो 98.6 में से पहले 32 सब्ट्रैक्ट करो, जो भी वैल्यू आई, जैसे 66.6 आई, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से, फिक्स फॉर्मूला रहेगा। फ़ारेनहाइट की जो आपके पास वैल्यू है 98.6 है, 99 है, 100 है, जो भी इसमें रखो, उसमें से 32 माइनस करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से। ठीक है, पहले ये सब्ट्रैक्ट होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू है, जैसे 66.6 आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सारी वैल्यू 9 से डिवाइड होगी, आंसर जाएगा C इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई और भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए, अगर वैल्यू चेंज करके भी दे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना है, कहीं वैल्यू गलत नहीं करनी। चलिए, तो इसका आंसर आएगा 37। HbA1c ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के लिए किया जाता है। और ब्लड ग्लूकोज की प्रॉब्लम जिसमें है, डायबिटीज़ की दिक्कत जिनमें में किया जाता है, हीमोग्लोबिन पे कितना ग्लूकोज अटैच है उस चीज़ को पता करता है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन की लाइफ स्पान होती है 120 डेज, तो 120 दिन का डेटा ये दे सकता है। 120 दिन मतलब कितने हो गए भाई, 3 महीने के आसपास। तो 3 महीने तक आप पता लगा सकते हो कि ग्लूकोज कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो राइट आंसर इसका 3 मंथ। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इसकी रेफरेंस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। नॉर्मल अगर आपका HbA1c है तो वो वैल्यू होगी 4.5 से 5.6%। प्री डायबिटिक थोड़ा सा, मतलब अभी कंडीशन डायबिटिक हुई नहीं है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगी, वो है 5.7 से 6.4। ये वैल्यू थोड़ी बहुत वेरिएट होती रहती है। 6.5 से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक है। ठीक है, 6.6 से 7 तक है तो एडुकेट कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा बहुत कंट्रोल है, उतना नहीं है। 7 से 8 हो रहा है तो वो इन एडुकेट कंट्रोल है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा। तो 7 से ज़्यादा वैल्यू जाएगी, 6.5 से ज़्यादा या 7 से ज़्यादा जा रही है, इन एडुकेट कंट्रोल रहेगा, और वहाँ पे एडुकेट कंट्रोल रहेगा अगर वैल्यू 6.6 से 7 तक है तो। और मोर देन 9% है, 9% है तो मतलब इतनी ज़्यादा HbA1c है तो कोई भी कंट्रोल नहीं है आपका ग्लूकोज के ऊपर। ग्लूकोज आपने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, कंज्यूम की है पिछले 3 महीने में, तो उसका आंसर ये वेरी पुअर कंट्रोल के लिए होगा। और ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्राइटेरिया के हिसाब से है सारी वैल्यू। ठीक है भाई, नेक्स्ट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट BMI। बार बार पेपर में, किसी ना किसी पेपर में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा, हम भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको बार बार ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, और इसकी जो नॉर्मल आप कैसे चेक करते हो, तो देखो भाई, ये चेक करने के लिए वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के मीटर स्क्वायर से। हाइट को लेंगे मीटर में और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो मान के चलो इन्होंने एक एग्जांपल लिया, हाइट मान ली हमने 1.75 मीटर किसी की हाइट है। ठीक है, उसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, 3.06 आ गया। वजन मान लो 75 किलो, तो 75 किलो को डिवाइड कर दो 3.06 से, तो 24 वैल्यू आ गई। तो अब ये जो 24 वैल्यू आई है ये क्या है, तो देखो 18 से कम अंडर वेट है, जिनका वेट कम है। 18 से 24 तक ये नॉर्मल है। 25 से 29 ओवर वेट है। 30 से ज़्यादा ओबेसिटी है, फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 30 से 34-35 तक, 35 से 39 तक, और अबोव 40 जो है ओबेसिटी क्लास 3। अलग अलग क्लास है,
पर्सन ओबेज है, नहीं है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, BMI। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन द पेशेंट इज ए ग्रेटर रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स देखो ऐसा है, मरीज लंबे टाइम तक लेटा रहेगा, शेयरिंग फोर्स होती है, दो चीज़ें अपोजिट अगर आप उनको रगड़ोगे तो उससे जो फोर्स क्रिएट होती है वो होती है शेयरिंग फोर्स। यहाँ पे बेड पे मरीज लंबे टाइम के लिए लेटेगा तो ये हो सकता है कि शेयरिंग फोर्स क्रिएट होए और फ्यूचर में उसको बेड सोर होने का खतरा हो। तो कहने का मतलब है बेड सोर होने का खतरा सबसे ज़्यादा किस पोजीशन में है। तो वैसे तो 3-4 पोजीशन है, उनमें सब में लंबे टाइम के लिए मरीज लेटेगा तो खतरा है, लेकिन शेयरिंग फोर्स के लिए बात करेंगे तो ग्रेटर रिस्क उसमें है जिसमें ज़्यादा वजन बॉडी का पड़ेगा। तो अलग अलग हमारे पास पोजीशन है, सुपाइन है, फाउलर पोजीशन है, लेटरल पोजीशन, इन सब में ही है, लेकिन ये जो पोजीशन इसमें इस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि ये पूरे शरीर का वजन है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण यहाँ पे इस शरीर का पूरा वजन है तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा शेयरिंग फोर्स के कारण। तो इसका आंसर आएगा फाउलर, सेमी फाउलर आंसर है इसका, सॉरी हाई फाउलर, सेमी फाउलर नहीं, हाई फाउलर इसका आंसर है। ठीक है, तो हाई फाउलर में बिल्कुल पूरी बॉडी 90 डिग्री होगी, तो 90 डिग्री होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा शेयरिंग फोर्स के कारण, तो इसी में शेयरिंग फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगी, आंसर यही रहेगा हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ पल्स इन द नेक। भाई तो नेक के अंदर होती है कैरोटिड पल्स। ठीक है, तो भाई कैरोटिड पल्स नेक पे होती है सबसे ज़्यादा। इमरजेंसी कंडीशन में इसी को चेक किया जाता है अडल्ट के लिए। CPR करने से पहले भी आप इसी से कंफर्म करते हो तो मरीज की पल्स चल रही है नहीं चल रही है। 10 सेकंड से कम टाइम के लिए आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, उसी में पता लगाओगे पल्स प्रेजेंट है या नहीं है। कैरोटिड पल्स यहाँ होती है, ब्रेकियल यहाँ पे, रेडियल हाथ पे होएगी, अल्नर फीमर बोन के, फीमोरल बोन के ऊपर, पोप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पैडिस पाँव के ऊपर वाले हिस्से को की। अलग अलग टाइप की आपको पल्स देखने को मिलेगी। एग्जाम में था कैरोटिड पल्स, तो कैरोटिड पल्स आपको कहाँ देखने को मिलती है, नेक पे देखने को मिलती। नेक्स्ट भाई फिर क्वेश्चन आ गया, ग्रेजुअल डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कम होना, तो वही 4 ऑप्शन थे इनमें से, तो एल्गार जो मोर्टिस था वो रहेगा आंसर इसका, एल्गार मोर्टिस। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। तो भाई ग्लोसाइटिस एक बार देख लेते साइड टर्मिनोलॉजी। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, टंग का इन्फ्लामेशन हो जाए उसको बोलेंगे ग्लोसाइटिस। गिंगिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गम। स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। पैरोटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। हमारा क्वेश्चन था इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा, इसका आंसर क्या रहेगा, स्टोमेटाइटिस, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट, रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। रिदमिक धीरे धीरे, रेस्पिरेशन कम होना ज़्यादा होना। जैसे वैक्सिंग और वैनिंग इन दोनों का मतलब ही कम होना होता है। वैक्स का मतलब घटा देना, वैनिंग का मतलब धीरे धीरे कम होना, डिक्रीज होना कोई चीज़। तो डिक्रीज होना रेस्पिरेशन को, उसको क्या बोलेंगे, तो धीरे धीरे जो डिक्रीज होता है रेस्पिरेशन और फिर बाद में इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं काइनीस्टोक रेस्पिरेशन। तो काइनीस्टोक रेस्पिरेशन इज रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग रेस्पिरेशन। हाइपोवेंटिलेशन में आपकी रेट और डेप्थ सिर्फ कम होएगी, बढ़ेगी नहीं। दूसरी बात, इसमें एपनिया नहीं होता भाई, इसमें काइनीस्टोक रेस्पिरेशन में एपनिया भी होता है। ऑर्थोपिनिया, ऑर्थो इज रिलेटेड टू पोजिशन, पोजिशन से रिलेटेड बात है। ऑर्थो वर्ड कहीं भी आएगा तो पोजिशन से रिलेटेड बात होगी। ऑर्थोपिनिया, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा तो उसको सांस लेने में दिक्कत है, बैठा हुआ है तो आराम से सांस ले पाएगा, या फाउलर पोजीशन में तो आराम से सांस ले पाएगा, इस या खड़ा है तो आराम से सांस ले रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्थोपिनी। पोजिशनल डिस्निया, उसको पोजीशन के आधार पर डिस्निया है, अगर पोजीशन ठीक करोगे तो उसको सांस लेने की दिक्कत नहीं होगी, ऑर्थोपिनिया बोलेंगे। हाइपर वेंटिलेशन ज़्यादा, इसके लिए सारी टर्म है भाई। हाइपर वेंटिलेशन, रेट और डेप्थ अगर आपकी बढ़ रही है रेस्पिरेशन की, उसको बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। कम हो रही है उसको बोलेंगे हाइपोवेंटिलेशन। दोनों चीज़ें, रेट और डेप्थ भी, रेट भी 24 से ज़्यादा हो रही है, डेप्थ 500 ml से ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे 10 से कम आपकी रेस्पिरेटरी रेट हो रही है और 500 से कम आपकी रेस्पिरेटरी डेप्थ हो रही है, डीप हो रही है। ऑर्थोपिनिया टर्म है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग सुपाइन पोजिशन बट ईजी इन स्टैंडिंग और सिटी पोजिशन और अपराइट पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इंट्रा सेलुलर कटायन। देखो भाई, कटायन वो होते हैं
जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, कटायन है। कैल्शियम भी कटायन है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, कटायन है, वो है पोटेशियम। सेल के बाहर, मतलब सेल के बाहर तो दोनों बताए हुए हैं। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम मिलता है, प्लस चार्ज है इसलिए कटायन है। और ब्लड वेसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा तुम्हें सोडियम देखने को मिलेगा। ये ब्लड के अंदर सोडियम 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और पोटेशियम सेल के अंदर 130 से 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, मतलब करीबन करीबन बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम सेल के अंदर होता ही है। और जिस पे प्लस चार्ज होगा वो होंगे कटायंस, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा होंगे अनायंस, जैसे फॉस्फोरस क्लोराइड, ये दोनों अनायन के एग्जाम्पल। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने किए एम्स पटना 2020 के फंडामेंटल के। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोटल इसके 40 क्वेश्चंस थे इसमें। अगर आपको वीडियो समझ में आई यहाँ तक, अगर आपने वीडियो देखी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी भाई अगर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके हमें बताना कि भाई आप और भी वीडियो चाह रहे हो, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।